अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बच्चे। कल हम लोगों ने मतलब फाइनल का जब अपना स्टार्ट किया था तो हम अपने फर्स्ट टॉपिक को कर रहे थे जो कि हमारा था कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हम लोगों ने जो अपनी फर्स्ट मतलब उसमें सब टॉपिक आप कह सकते हो जो हमने स्टार्ट किया था वो था हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे उर्दू में आप करारदाद मकासद भी बोलते हैं। उसके थोड़ा सा 1 मिनट बच्चों। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हम लोगों ने उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था और उसके बाद हमने उसके इम्पोर्टेंट क्लॉजेस को या इम्पोर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। अभी आपकी क्लास की पार्टिसिपेशन बहुत कम है तो मेरा ख्याल है 2 मिनट्स हम वेट कर लेते हैं, ठीक है? और 2 मिनट्स के बाद हम अपनी मतलब कर लेंगे स्टार्ट, अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? 2 मिनट्स ओनली। मैम 1 मिनट और वेट कर लें। जी जी बोले मुनीबा, सॉरी नहीं शाजमीना। हाँ जी बोले बच्चे। मैम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर होती है। हाँ जी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बच्चे ये होता है ना कि फेडरल गवर्नमेंट की वो अंडर आती है। मतलब उर्दू में आप इसे सूबाई हुकूमत भी कह सकते हो, ठीक है? जिस तरह मतलब हर स्टेट का, हर मुल्क का एक सूबे होते हैं, मुख्तलिफ सूबे होते हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस होते हैं हर स्टेट के। तो उसके मतलब हर प्रोविंस की अपनी एक गवर्नमेंट होती है। जिस तरह मतलब अब हम पंजाब को देखें तो पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट है, उस्मान बुजदार की गवर्नमेंट है। सिंध में अलग गवर्नमेंट है, केपी के में अलग गवर्नमेंट है। तो मतलब हर प्रोविंस की अपनी गवर्नमेंट होती है, जिससे मतलब कुछ हद तक ऑटोनॉमी होती है कि वो अपनी प्रोविंस के डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन एक्चुअली वो जो गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, जो सूबाई हुकूमत होती है, वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है। मतलब बाउंड होती है, लिमिट्स फिक्स कर कर दी जाती है, उन लिमिट से बाहर नहीं निकल सकती कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मींस के अब जो पाकिस्तान में प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो पीटीआई के अंडर है? नहीं, सिंध की गवर्नमेंट आप देखिए तो वो पीपल्स पार्टी के अंडर है, ठीक है? मतलब जिस सूबे में जो पार्टी जीतेगी उसकी ही गवर्नमेंट होगी। मैम प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या है? फेडरल गवर्नमेंट बच्चे ये होता है कि वो पूरे स्टेट को डील कर रही होती है। मतलब जिस तरह आप देखोगे पाकिस्तान में पीटीआई की गवर्नमेंट है तो पूरा पाकिस्तान जो है मतलब वो उसके अंडर आ रहा है। पूरे पाकिस्तान को वो डील कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है? इसके अलावा जो हमारे फॉरेन अफेयर्स के मैटर्स है उन तमाम मैटर्स को वो डील कर रही है। लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ अपने सूबे की हद तक होती है। मैम हाँ जी मैम वो जो कल आपने बताया था कि वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि वो जो माइनॉरिटीज ने भी अपोज किया था और मियां इफ्तिखार जो मुस्लिम लीडर था, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अपोज किया था या फिर जो इंडियन एक्ट था वो 1935 का उसमें अपोजिशन की थी इन्होंने? नहीं, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अपोज किया था, 1935 के एक्ट को अपोज नहीं किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अपोज किया था। जी मैम। ओके मैम ये मियां इफ्तिखार ने क्यों अपोज किया था? क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि मतलब माइनॉरिटीज को इतना प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में, तो इस वजह से उन्होंने अपोज किया था। उनका यही था कि तमाम पाकिस्तान के सिटीजन्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएं। ओके क्लास, अब आप फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको क्लियर हुआ है या अभी भी नहीं हुआ? यस मैम। चले अब हम करने लगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और उसमें हमारा है नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है हमारी फंडामेंटल राइट्स।
तो आप लोगों में से कोई बच्चा मुझे ये बताए कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, या फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जी, जो पाकिस्तान में सारे यानी कि जो भी बंदे रहे उन सबको बुनियादी हकूक दिए जाएंगे, यानी कि सबको इंसाफ दिया जाएगा और आज़ादी दी जाएगी, यानी कि वो अपने मजहब के मुताबिक जैसा जिंदगी गुजार सकें। कोई और बच्चा? जो बेसिक राइट्स लाइक रिलीजियस फ्रीडम। हाँ जी बिल्कुल। ऑल बेसिक राइट्स मतलब जितने भी बेसिक राइट्स होते हैं जो कि इसेंशियल है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसेंशियल है, हर हाल में उसे चाहिए होते हैं, उन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। बेसिक राइट्स जो होते हैं बेसिकली उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। अब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, all fundamental rights shall be guaranteed to all the citizens of Pakistan, irrespective of their religion, their caste, their class, their color. मतलब क्या मेरी इस बात का मतलब बच्चों ये है कि पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं, पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं जो कि पाकिस्तान के सिटीजन हैं, ठीक है, पाकिस्तान के शहरी हैं, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये कहा गया था कि पाकिस्तान के तमाम लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इक्वल बेसिक राइट्स जो है वो तमाम लोगों को इक्वली प्रोवाइड किए जाएंगे। ये नहीं देखा जाएगा कि ये मुस्लिम है या ये नॉन मुस्लिम है या ये मिडिल क्लास से बिलोंग करता है या लोअर क्लास है या एलीट क्लास है, ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं रखा जाएगा, बल्कि पाकिस्तान के तमाम सिटीजन्स को इक्वली राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये राइट्स प्रोवाइड करना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये राइट्स प्रोवाइड करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करे। बच्चों, फंडामेंटल राइट्स का कुछ समझ आया आपको? जी मैम, आ गया। यस मैम आ गया। ओके, अब उसके बाद तब हम करने लगे हैं नेक्स्ट, हमारा पॉइंट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी बच्चों अदलिया को बोला जाता है, अदालत को बोला जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जुडिशरी शैल बी इंडिपेंडेंट, मतलब पाकिस्तान की जो अदलिया होगी, पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो टोटली इंडिपेंडेंट होंगी। कोई भी पाकिस्तान का अदर इंस्टीट्यूट जो है, दूसरे पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो जुडिशरी के डिसीजंस पे उसके काम में इंटरफेयर नहीं कर सकेंगे। और जुडिशरी जो है वो जो भी डिसीजन लेगी, जो भी जुडिशरी ने अपने टास्क हमारे पॉलिटिकल मैम उन्होंने उर्दू को ही क्यों प्रेफर किया था? वो बंगाली को भी तो नेशनल लैंग्वेज कर सकते थे ना।
उर्दू को इस वजह से प्रेफर किया था क्योंकि शुरू से मुसलमान इसे उर्दू को ही अपना मतलब अपनी लैंग्वेज समझते थे। जिस तरह मतलब इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में आप लोगों ने देखा कि उर्दू हिंदी जो था डिस्प्यूट था वो स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह मतलब कायद आजम का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि चूंकि मुसलमान शुरू से ही उर्दू बोलते आ रहे हैं तो इस वजह से उर्दू को नेशनल लैंग्वेज कंसीडर किया जाएगा। मैम ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू थी नेशनल लैंग्वेज? हाँ वेस्ट जी, नहीं पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में मतलब ईस्ट वेस्ट दोनों पार्ट्स में उर्दू को नेशनल लैंग्वेज किया गया था। ओके मैम। ये नहीं था कि सिर्फ एक पार्ट के लिए कहा गया था, पाकिस्तान के दोनों हिस्सों के लिए कहा गया था। ओके मैम। ओके अब उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। मतलब जो पाकिस्तान की बाउंड्रीज है उनकी प्रोटेक्शन की बात की गई थी। अब जियोग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, लैंड बाउंड्रीज, वाटर बाउंड्रीज एंड एयर बाउंड्रीज। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि वाटर बाउंड्रीज कैसे मतलब क्या होती है, या एयर बाउंड्रीज के बारे में आप लोग क्या जानते हो? हाँ जी बिलाल आप बताएं, रोल नंबर 28। बिलाल अपने माइक को अनम्यूट करें। यस मैम। हाँ जी आप बताएं मैम ये जो बाउंड्रीज के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। बाउंड्री ये है, ये जो अफवाज है ना, ये अफवाज बरी बैरी और अच्छा चले रोल नंबर 22 आयशा आप बताएं, आयशा ईमान। यस मैम। बाउंड्रीज के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, पाकिस्तान की बाउंड्रीज नहीं वैसे ओवरऑल बाउंड्रीज के बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताएं। बच्चों देखिए जिस तरह मतलब बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स होती हैं बाउंड्रीज की, जिनमें हमारी एयर बाउंड्रीज आती हैं, लैंड बाउंड्रीज आती हैं, वाटर बाउंड्रीज आती हैं। ठीक है, तो अब हम अगर अपनी लैंड बाउंड्रीज को देखें तो लैंड बाउंड्रीज में जिस तरह मतलब हमारी जो लैंड जहां से हम लोग मतलब जो हमारा बॉर्डर एरिया जो इंडिया के साथ मैच कर रहा है, या हमारा वो एरिया जो अफगानिस्तान के साथ मैच कर रहा है, चाइना के साथ, ईरान के साथ, तो जो वो वहां पे जहाँ पे ये एरिया मैच कर रहा है उसे हम अपनी लैंड बाउंड्री कहेंगे। इसी तरह बच्चों हर स्टेट की अपनी वाटर बाउंड्रीज भी होती हैं और अपनी एयर बाउंड्रीज भी होती हैं। वाटर बाउंड्रीज सॉरी हर स्टेट की नहीं होती, वाटर बाउंड्रीज पूरी स्टेट की होती हैं जिनके पास से भी मतलब कोई सी वगैरह गुजर रहा हो, मतलब जिनके पास हॉट वाटर्स हो, तो उनकी वाटर बाउंड्रीज होती हैं। और एयर बाउंड्रीज तो हर स्टेट की होती है, मतलब इंटरनेशनली फिक्स कर दिया जाता है कि ये जो स्पेस का है मतलब यहाँ तक जो है ये इस स्टेट के पास है और यहाँ तक इस स्टेट के पास है। जिस तरह मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो पाकिस्तान की एयर बाउंड्रीज की वायलेशन की गई थी, ठीक है, और उसके बाद जो मतलब वो पूरा एक था पूरा इवेंट था जिस तरह मतलब हमारी एयरफोर्स ने उस पर रिएक्ट किया था। तो बेसिकली जो हमारी एयरफोर्स का रिएक्शन था वो इसी वजह से हमारी एयरफोर्स का रिएक्शन था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एयर बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। मतलब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की एयर बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी एयरफोर्स की तरफ से वो एक्शन लिया गया था। अब दूसरी बात ये कि इन बाउंड्रीज को फिक्स कौन करता है या फिक्स कैसे किया जाता है? तो बच्चों इन बाउंड्रीज को चाहे वो एयर बाउंड्रीज हो, चाहे वो वाटर बाउंड्रीज हो, या चाहे वो लैंड बाउंड्रीज हो, तो इन बाउंड्रीज को इंटरनेशनली फिक्स किया जाता है। ऐसे नहीं होता कि 2 स्टेट्स हैं तो वो खुद से ही फिक्स कर ले कि यहाँ तक जो इलाका है वो मेरा है और यहाँ तक जो है वो तुम्हारा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनली मतलब बैनुल अक़वामी तौर पे आप कह सकते हो कि इन बाउंड्रीज को फिक्स किया जाता है। अब वाटर बाउंड्रीज आप लोग सोच रहे होंगे कि वाटर बाउंड्रीज क्या होता है? तो वाटर बाउंड्रीज जिस तरह मतलब आप लोग देखते हो कि कराची में हमारे पास समंदर है, हमारी नेवी का जो है मतलब ज्यादा जो सारा है वो कहाँ पे है? वो कराची में है। मतलब हमारी नेवी की जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं, जो कुछ भी होता है वो सब कुछ कराची में होता है। अब वही जो कराची का जो हमारे पास है समंदर है, वही इंडिया के साथ भी मैच कर रहा है, मतलब सेम है, लेकिन उस सेम में ही बाउंड्रीज फिक्स कर दी गई है, एरिया फिक्स कर दिया गया है कि यहाँ तक जो एरिया है वो पाकिस्तान का है, यहाँ तक जो एरिया है वो इंडिया का है।
मतलब अगर पाकिस्तान की नेवी अपना एरिया क्रॉस करेगी तो उसे वायलेशन कंसीडर किया जाएगा, अगर इंडियन नेवी अपना एरिया क्रॉस करके पाकिस्तान की साइड पे आएगी तो उसे इंडिया की तरफ से वायलेशन कंसीडर किया जाएगा। तो ये मेरा समझाने को आपको मकसद सिर्फ ये था कि आपको बाउंड्रीज का पता चल जाए कि बाउंड्रीज क्या होती है। अब प्रोटेक्शन ऑफ बाउंड्रीज, हाँ जी बोले मैम। वाटर बाउंड्री दोबारा करवा दें एक दफा। वाटर बाउंड्री वाटर बाउंड्रीज बच्चों यही होता है कि जो हॉट वाटर्स होते हैं ना, मतलब जिस तरह एक सी एक स्टेट के पास से गुजर है, तो अब जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जो है, ठीक है, दो स्टेट्स हैं, दोनों एनिमी स्टेट्स हैं, तो मतलब जिस तरह कराची में अगर आप लोग देखो तो जो हमारे पास हॉट वाटर्स हैं, ठीक है, उसमें से एक शेयर फिक्स कर दिया गया है कि इतना शेयर जो है वो पाकिस्तान का है, इतना शेयर जो है वो इंडिया का है। तो इंडिया अगर अपनी लाइन को क्रॉस करके पाकिस्तान की साइड पे आता है तो इसे इंडिया की खिलाफ वर्जी कंसीडर की जाएगी कि इंडिया ने पाकिस्तान की लाइन को क्रॉस किया है। इसी तरह अगर पाकिस्तान की नेवी अपने बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन साइड पे जाती है तो इसे पाकिस्तान की तरफ से वायलेशन कंसीडर किया जाएगा कि पाकिस्तान ने वायलेट किया है इंटरनेशनल लॉज को। तो इस तरह से बाउंड्रीज जो है वो इंटरनेशनली फिक्स की जाती है। ये नहीं होता कि दो स्टेट्स खुद से ही फिक्स करके बैठ जाए। दो स्टेट्स खुद से फिक्स करेंगी तो वही कुछ होगा जो पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर इशू पे हो रहा है। मैम वाटर बाउंड्री और लैंड बाउंड्री के बारे में तो समझ लग गया, लेकिन एयर बाउंड्री के बारे में प्लीज बता दे दोबारा, इसके समझ एयर नहीं आ बाउंड्रीज बच्चों जो मतलब एक स्टेट के ऊपर स्पेस होती है, ठीक है। अब जिसमें मैं आपको एग्जांपल ये देती हूँ कि 1971 की जब वॉर हुई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो उस टाइम पे आप लोग ये देखो कि उस मतलब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान के दो हिस्से थे। लेकिन ये जो दोनों पार्ट्स थे ये एक दूसरे से कोई भी मतलब ऐसा लैंड रूट नहीं था, कोई भी ऐसा जमीन, एक मिनट बच्चों, कोई भी ऐसा लैंड रूट नहीं था, कोई भी ऐसा जमीनी रास्ता नहीं था जो इन दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता। दरमियान में इंडिया आ जाता था, ठीक है, दरमियान में इंडिया की स्टेट थी। तो अब इंडियन टेरिटरी को क्रॉस करके ही मतलब एक दूसरे की तरफ आया जा सकता था। तो अब लैंड रूट था नहीं तो ऑब्वियसली मतलब बाय एयर ही मतलब एक दूसरे की तरफ जाया जाता था दोनों पार्ट्स में। तो पाकिस्तान को वहां पे डिफीट क्यों हुई? क्योंकि इस वॉर में ऑब्वियसली इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा था 1971 की वॉर में। तो इंडिया ने अपनी एयर बाउंड्रीज को पाकिस्तान फोर्सेस को यूज करने की परमिशन नहीं दी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान मतलब अपनी चीजें प्रॉपर चीजें जो है वो ईस्ट पाकिस्तान तक नहीं पहुंचा सका था, जिसकी वजह से हमें डिफीट हुई थी इस वॉर में। तो मतलब एक स्टेट का जो ऊपर उसका जो स्पेस का एरिया होता है उसे उस स्टेट की एयर बाउंड्री कंसीडर किया जाता है कि ये इस स्टेट का हिस्सा है, इसकी बाउंड्रीज में आता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बच्चों ये कहा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि पाकिस्तान की बाउंड्रीज को, तीनों बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करे और इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने बाउंड्रीज को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी सुटेबल स्टेप गवर्नमेंट को लेना पड़े वो गवर्नमेंट स्टेप ले और अपने बाउंड्रीज को हर हाल में प्रोटेक्ट करे, इन्हें डिफेंड करे, यहाँ पे मतलब किसी भी एनिमी को एंटर ना होने दिया जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली। अब उसके बाद हम लोग देखिए सोर्स ऑफ लॉ। तो जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में जो भी लॉ पास होगा, जो भी न्यू रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो किस चीज पे बेस कर रहा होगा? वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे बेस कर रहा होगा। तो इसी तरह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इस बात को मेंशन कर दिया गया था कि पाकिस्तान में जो भी न्यू लॉ इम्प्लीमेंट किया जाएगा या न्यू लॉ पास करवाया जाएगा वो तमाम के तमाम न्यू लॉज जो है वो किस चीज पे बेस कर रहे होंगे? वो इस्लामिक टीचिंग्स पे बेस कर रहे होंगे, कुरान पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे बेस कर रहे होंगे। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जो कि इस्लामिक टीचिंग्स के अगेंस्ट जो इस्लामिक टीचिंग्स को फॉलो ना कर रहा हो। अब उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। अब जिस तरह मतलब आप लोग पाकिस्तान को देखते हो तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो टोटली बैकवर्ड कंसीडर किया जाता है, मतलब जहाँ पे किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हुई भी। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान के जितने भी बैकवर्ड एरियाज है उन तमाम बैकवर्ड एरियाज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, डेवलप्ड एरियाज के बराबर अपॉर्चुनिटीज दी जाए ताकि वो भी वहां पे भी डेवलपमेंट हो, वहां पे भी प्रोग्रेस हो और वो भी डेवलप्ड एरियाज की लिस्ट में आ सके। बच्चों मैं बोलती जा रही हूँ, आपको कुछ समझ आ रहा है?
यस मैम, आ रहा है समझ। यस मैम, ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें। ओके, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज में बच्चों ये कहा गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि पाकिस्तान के वो तमाम क्लास, 1 मिनट मेरा कॉल आ रहा डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज में बच्चों ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इस बात को मेंशन कर दिया गया था, ये बात बता दी गई थी कि पाकिस्तान के वो तमाम एरियाज जो कि टोटली बैकवर्ड एरियाज है, मतलब जिससे अगर आप लोग सिंध की साइड पे चले जाओ या बहावलपुर से आगे चले जाओ, मतलब सिर्फ सिंध में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस में ऐसे एरियाज मौजूद है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई भी। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इस बात को मेंशन किया गया था कि पाकिस्तान के वो तमाम बैकवर्ड एरियाज, उन तमाम एरियाज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए एज कंपेयर टू डेवलप्ड एरियाज, मतलब जो तमाम अपॉर्चुनिटीज डेवलप्ड एरियाज को, तरक्की याफ्ता इलाकों को, तरक्की याफ्ता शहरों को दी जाती है, वही अपॉर्चुनिटीज उन बैकवर्ड एरियाज को भी दी जाए, ताकि वो जो बैकवर्ड एरियाज है, जो कम तरक्की याफ्ता इलाके या जहाँ पे बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हुई भी, वो उन डेवलप्ड एरियाज के बराबर आ सके। उसके बाद है बच्चों हमारा नेक्स्ट हमारा है हेडिंग है आंसरेबल गवर्नमेंट। बेसिकली बच्चों डेमोक्रेसी में ये होता है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये होता है कि हम जो भी अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं, जो भी अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है इस बात की कि अपने हर एक्ट के लिए, मतलब जो भी गवर्नमेंट काम करे, ये जो भी गवर्नमेंट डिसीजन ले, ये जो भी गवर्नमेंट न्यू लॉ इंट्रोड्यूस करवाए, अपने हर एक्ट के लिए गवर्नमेंट जो है वो अवाम के सामने आंसरेबल होती है, अवाम के सामने जवाबदेह होती है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में यही कहा गया था कि चूंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम होना है, तो पाकिस्तान की जो नेशनल गवर्नमेंट है, मतलब जो जिस तरह पाकिस्तान में पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो जो भी पाकिस्तान की नेशनल गवर्नमेंट होगी वो अपने हर एक्ट के लिए पाकिस्तान की कौम के आगे, पाकिस्तान की नेशन के आगे आंसरेबल होगी, मतलब उसे जवाब देना होगा। क्लियर बच्चों? जी मैम। यस मैम, मैम रिपीट कर दें। ओके, आंसरेबल गवर्नमेंट, इसमें बच्चों ये बात है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इस बात को मेंशन किया गया था कि पाकिस्तान में जो भी नेशनल गवर्नमेंट होगी, ठीक है, मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट होगी, वो अपने हर एक्ट के लिए अपनी पाकिस्तान की कौम के आगे, पाकिस्तान की नेशन के आगे आंसरेबल होगी। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट कोई भी काम कर ले, कोई भी डिसीजन कर ले, लेकिन वो अपने उस डिसीजन को एक्सप्लेन ना करे अपनी कौम के आगे। अब जिस तरह मतलब आप लोग देखते हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, मतलब डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं, तो जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, तो हमारा जो वजीर आजम साहब होते हैं वो पूरी कौम से खिताब फरमा रहे होते हैं। तो आंसरेबल होना यही होता है, मतलब अपने हर एक्ट के बारे में कौम को बताया जाए कि ये डिसीजन हमने क्यों लिया, ये फैसला हमने क्यों किया, और इसके अलावा ये हमने लॉ क्यों इंट्रोड्यूस करवाया। ओके, अब उसके बाद है बच्चों डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, और लेकिन उसके साथ साथ मतलब उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को थोड़ा सा बाउंड कर दिया गया था कि वो जो डेमोक्रेसी होगी वो पाकिस्तान में किस पे बेस कर रही होगी, वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे बेस कर रही होगी, इस्लामिक कॉन्सेप्ट पे बेस कर रही होगी। मतलब टोटली वेस्टर्न टाइप को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाएगा, बल्कि यहाँ पे इस्लामिक प्रिंसिपल्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। नेशनल डेवलपमेंट में बच्चों यही था कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अपने तमाम सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, ताकि वो लोग जो है वो अपनी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए काम कर सके, और इस तरह पाकिस्तान की डेवलपमेंट में भी काम कर सके। तो गवर्नमेंट को इस लिहाज से जो भी स्टेप लेने पड़े लेकिन
गवर्नमेंट अपने तमाम सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, इक्वल मौके तमाम लोगों को बराबर के मौके दिए जाए ताकि तमाम लोग जो है वो मतलब अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर कर सके, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो उन लोगों के लिए पॉसिबल हो। तो ये थी जो हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हाँ जी नमान बोले। मैम इस्लामिक डेमोक्रेटिक सिस्टम रिपीट कर दें प्लीज। इस्लामिक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं, मैंने आप लोगों से ये बात की है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इस बात को मेंशन किया गया था कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही इस बात पे भी ये भी कर दिया गया था, बाउंड कर दिया गया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि जो पाकिस्तान में उसके साथ इस्लाम मतलब जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो किस चीज पे बेस कर रही होगी, वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे बेस कर रही होगी, ठीक है। मतलब कुरान और सुन्नत के मुताबिक यहाँ पे गवर्नमेंट होगी, इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे बेस कर रही होगी। मैम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बच्चे मतलब ये होता है कि जिस तरह इसकी डेफिनेशन तो कल मैंने आप लोगों को बताई थी, डेफिनेशन इसकी बहुत आसान सी है, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। मतलब हर तरह से इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बच्चों ये होती है बेसिकली टू टाइप्स होती है गवर्नमेंट की, एक डेमोक्रेटिक होती है, एक अथॉरिटेरियन होती है। अब या जिसमें आप मतलब हमारी आर्मी वगैरह आ जाती है। अब डेमोक्रेटिक में ये होता है कि लोग वोटिंग के थ्रू मतलब एक वो पूरा इलेक्शन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है और फिर हम जैसे जो आम लोग होते हैं वो उन्हें वोट करते हैं। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ज्यादा वोट्स हो, मतलब जिसे ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया हो, तो उसकी मतलब फेडरल गवर्नमेंट जाके बनती है। जिस तरह प्रीवियस इलेक्शंस में आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानियों ने ज्यादातर पीटीआई को सपोर्ट किया तो गवर्नमेंट पीटीआई की बनी। तो ये बच्चों डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। इसके अलावा जो दूसरी टाइप है गवर्नमेंट की, उसमें ये होता है कि वो अथॉरिटेरियन या उसमें मतलब एक बंदे का रूल होता है, वन मैन रूल होता है। जिस तरह मतलब आप लोग जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट को देख लें या जो हमारे दूसरे डिक्टेटर्स की गवर्नमेंट्स को देख लें, जो हमारे आर्मी के लोग आए तो वो वोट्स के थ्रू नहीं आए थे बल्कि उन्होंने आके मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया स्टेट में, ठीक है। जो यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसे खत्म कर दिया और खुद गवर्नमेंट में आ गए। तो ये डिफरेंस होता है मतलब टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स में। ओके मैम। बच्चों अब उसके बाद अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में अगर देखें तो जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एस्टेब्लिश किया गया था और उसे ये टास्क दिया गया था कि वो पाकिस्तान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ सॉलिड स्टेप टुवर्ड्स द फ्रेमिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब एक ऐसा स्टेप उसे कंसीडर किया जाता है जो कि पाकिस्तान के आइन को बनाने के लिए पहला कदम था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लिया गया था। क्योंकि मतलब फौरन से ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना दिया जाता, उसके लिए डिफरेंट ड्राफ्ट्स जो होते हैं वो प्रिपेयर करने होते हैं। तो ये आप कह सकते हो कि एक ड्राफ्ट की ही टाइप थी जो कि मतलब बताया गया था ताकि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ताकि पाकिस्तान का जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इस पे बेस करे। अब उसके बाद मैग्ना कार्टा का आप लोगों को किसी स्टूडेंट को पता है? मैग्ना कार्टा MANGA MAGNACARTA मैग्ना कार्टा, इसके बारे में किसी स्टूडेंट को कुछ पता हो? मैम ये मैग्ना कार्टा यानी ये मेन पॉइंट्स थे जो नेक्स्ट ये ब्रिटानिया का आइन है जो कि रिटन फॉर्म में नहीं है। हाँ जी बच्चों, ये इंग्लैंड के एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और बेसिकली इसमें है क्या, इसमें इंग्लैंड के तमाम सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देने की बात की गई थी। एग्रीमेंट साइन हुआ था 1215 में, ये साइन हुआ था और इंग्लैंड के किंग की तरफ से ये किया गया था, जिसमें यही कहा गया था कि इंग्लैंड के जितने भी सिटीजन्स हैं उन तमाम सिटीजन्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पाकिस्तान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों कंसीडर किया जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज आल्सो कंसीडर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ पाकिस्तान? तो इसे इस वजह से बच्चों कंसीडर किया जाता है क्योंकि अगर आप लोग देखो तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पाकिस्तान के तमाम सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देने की बात की गई है। तो इस वजह से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को
पाकिस्तान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसके बाद मतलब हम लोग देखें कि 1985 में जनरल जिया की जब गवर्नमेंट थी तो जनरल इससे पहले मतलब बिफोर 1985 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज कंसीडर्ड एज अ प्रीएम्बल इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान के जो तीनों आइन है 1956 का, 62 का, 73 का, जो भी पाकिस्तान की जो तीनों आइन है उन तमाम के तमाम आइनों में कॉन्स्टिट्यूशंस में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ प्रीएम्बल ऐड किया गया था। प्रीएम्बल बच्चों ये होता है कि जिस तरह आपके पास जो भी बुक्स है उनका जो मतलब बिल्कुल स्टार्ट में उस बुक का जो इंट्रोडक्शन दिया गया है तो उसे हम प्रीएम्बल बोलते हैं या प्रीफेस बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पाकिस्तान के 3 कॉन्स्टिट्यूशंस में एज अ प्रीएम्बल ऐड किया गया है। बट इन 1985 जनरल जिया ने अमेंडमेंट के थ्रू इसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का परमानेंट पार्ट बना दिया था, मतलब उसे परमानेंट हिस्सा बना दिया था। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एक परमानेंट पार्ट है, उसका एक परमानेंट हिस्सा बना दिया गया है। मैग्ना कार्टा बच्चों 1215 में 1215 में साइन हुआ था। तो ये बच्चों हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की इंपॉर्टेंस है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। सेम लेक्चर आज मैंने मॉर्निंग की क्लास में भी दिया है, ठीक है, रेगुलर जो हमारे बच्चे हैं। तो लेकिन उन बच्चों के इतने ज्यादा क्वेश्चंस थे कि हमारे पास टाइम खत्म हो गया था, लेकिन उनके क्वेश्चंस नहीं खत्म हुए थे। लेकिन आप लोग मुझसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करते हो और आप लोग बिल्कुल भी क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते हो। तो बच्चों क्लास में पार्टिसिपेट किया करें। मतलब जरूरी नहीं है कि टीचर आप लोगों को नाम लेके मेंशन करे कि आप लोग बोले, आप लोग खुद से ही पार्टिसिपेट किया करें। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो शायद मुझे ना पता हो और आप लोगों को पता हो, तो आप लोग वो बातें बताया करें क्लास में। मैम इनकॉर्पोरेटेड का क्या मतलब है? इनकॉर्पोरेटेड डिफरेंट सेंसेस में यूज होता है। अब आप मुझे लाइन बताएंगे तो ही मैं आपको उस लाइन के लिहाज से ही बता सकती हूँ। It was included as preamble in all the 3 constitutions and its Islamic principles were incorporated in all the... मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ। सॉरी मैंने आपको रोक दिया, तो मैंने रोका इस वजह से आपको क्योंकि बुक मेरे पास है, ठीक है। आपने मेरी बात को बुरा नहीं लेना। इस्लामिक प्रिंसिपल्स वाज, हाँ जी, आप मुझसे यहाँ से पूछ रहे हो कि इट्स इस्लामिक प्रिंसिपल्स वाज इनकॉर्पोरेटेड, तो यहाँ पे बच्चों यही होगा कि इसके जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स है, मतलब जितने भी इसमें इस्लाम के बारे में जो भी मतलब बात की गई थी कि इस्लामिक लॉज जो यहाँ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, तो उन तमाम के तमाम इस्लामिक प्रिंसिपल्स को पाकिस्तान के तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐड किया गया था, मतलब शामिल किया गया था, ऐड किया गया था, ठीक है। इसका मतलब इस लाइन का मतलब ये होगा। जिस तरह मतलब प्रीएम्बल का मैंने आपको बताया, पहले मैंने आपको ये बताया है कि इसे पाकिस्तान के 3 कॉन्स्टिट्यूशंस में एज अ प्रीएम्बल या एज अ प्रीफेस ऐड किया गया था। और उसके बाद जो आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है उसका मीनिंग ये है कि इसके जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐड किया गया है। मैग्ना कार्टा बच्चों एक मिनट, मैग्ना कार्टा बच्चों जो है वो बेसिकली इंग्लैंड का कार्टा जो है वो इंग्लैंड का एक डॉक्यूमेंट है, एक एग्रीमेंट है। और इस डॉक्यूमेंट में क्या कहा गया था, 1215 में ये मतलब डॉक्यूमेंट साइन किया गया था। और इस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है कि इंग्लैंड के जितने भी सिटीजन्स हैं उन तमाम सिटीजन्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। हाँ जी, अब आप बोले कौन मतलब बात कर रहा था? मैम थियोक्रेसी क्या होता है? जी, थियोक्रेसी? यस मैम। थियोक्रेसी बच्चों बेसिकली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये हम सारे साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ेंगे, तो उसमें ये हमारा सारा आता जाएगा। ओके मैम। मैम हाँ जी, कितने पॉइंट्स करने हैं इनको के?
वो मैं आपको एंड में बताती हूँ। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन जो आप लोगों ने करना हो, जो पूछना हो? बच्चों जिस तरह मतलब मैंने आपको बताया, कल हम लोग मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपकी क्लास को थोड़ा सा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स में मुश्किल हो रही है समझने में। तो जिस तरह मतलब कल हम लोगों ने एक टाइप पढ़ी थी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट आगे से मतलब फर्दर इसे एक्सप्लेन किया था, जिसपे मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है। याद है आप लोगों को ये बातें? नो मैम, ये तो आपने नहीं था। मैम आपने नहीं बताया था ये। अच्छा, ये फिर मैंने मॉर्निंग वालों के साथ की थी। असल में उनके क्वेश्चंस इतने ज्यादा होते हैं कि मैं उन्हें मतलब एक्सप्लेन करते जाती हूँ। ओके, अब मैं आपके साथ मतलब आपकी क्लास फेलो ने मुझसे क्वेश्चन किया टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। एक्चुअली बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं। अब आप लोगों ने इसे ऐड नहीं करना, ठीक है। ये हम लेक्चर से हट के बात कर रहे हैं, इसका आपके लेक्चर से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं। अब जिस तरह मतलब कल हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ी है, ठीक है। तो अब मतलब फर्दर अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो इसमें बच्चों ये होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। मतलब टू टाइप्स कौन सी होंगी? एक हमारे पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये होता है कि एक में प्रेसिडेंट जो है उसके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है, एक मिनट, और एक में प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा अथॉरिटी होती है। अब जिस तरह मतलब आप लोग देखो, हम लोग सिर्फ पाकिस्तान की ही मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, बाकी स्टेट्स की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में अगर आप लोग देखो तो जब जनरल मुशर्रफ का टाइम पीरियड था, ठीक है, आप लोग होगे तो बहुत ज्यादा छोटे, लेकिन आप लोग देखते होगे, आप लोग सुनते होगे कि मुशर्रफ के साथ सदर मुशर्रफ का नाम लगाया जाता था। मतलब एक जो उसके पास था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस टाइम पे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट थी। मतलब प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर थी, ज्यादा अथॉरिटी थी। प्राइम मिनिस्टर जो था वो बस ऐसे ही, मतलब उसके पास इतनी ज्यादा अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन अगर हम अब प्रेजेंट टाइम को देखें, जो अब हमारा प्रेजेंट टाइम पीरियड है, तो उससे हम अगर देखें तो इसमें हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा अथॉरिटी है, ठीक है। जो भी डिसीजन लेना हो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ले सकते हैं, उनके पास ज्यादा अथॉरिटी है। अब थियोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, या थियोक्रेसी में क्या होता है? बेसिकली बच्चों ये रिलीजियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसमें मतलब गॉड को डायरेक्ट इन्वॉल्व किया जाता है। या इसमें आप लोग आसान वर्ड्स में यही कहो कि रिलीजियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें मतलब गॉड का ज्यादा रोल या रिलीजन का बेसिकली ज्यादा रोल होता है। उसमें बाकी चीजों का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती, उसमें रिलीजन का रोल बहुत ज्यादा होता है। और मैम एक सेकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसमें क्या होता है? सेकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बच्चों मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब सेकुलर में क्या होता है कि जिस तरह मतलब इसमें हम थोड़ा सा इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया को अगर हम लोग देखें तो इंडिया अपने आप को क्या कहता है कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, मतलब ठीक है, एक मॉडरेट स्टेट है। तो सेकुलर स्टेट पे ये होता है, इसमें ये होता है कि आपकी स्टेट में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन तमाम लोगों को प्रोटेक्ट करे, उन्हें इक्वल राइट्स प्रोवाइड करे। मतलब हर बंदे को उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक जीने का हक दिया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस ना की जाए। अब इंडिया की एग्जांपल मैंने आपको इसलिए यहाँ पे दी है ओके, इंडिया की एग्जांपल मैंने आपको इसलिए यहाँ पे दी है कि इंडिया को अगर हम लोग देखें तो इंडिया अपने आप को मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट भी कहता है और सेकुलर स्टेट भी कहता है। लेकिन इंडिया में अगर आप लोग देखो तो माइनॉरिटीज के साथ जैसे ट्रीट किया जाता है, बहुत ज्यादा हार्श बिहेवियर है इंडिया का माइनॉरिटीज की तरफ। तो इस वजह से मतलब एक सेकुलर स्टेट ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, जो भी उसके सिटीजन है, वो लोग अपनी लाइफ के
है एक दूसरे के, जिस तरह मतलब प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो एक दूसरे की ऑपोजिट है, तो ये दोनों भी एक दूसरे से टोटली ऑपोजिट है। ठीक है, एक में मतलब एक मिनट बच्चों, एक में मतलब रिलीजन मैटर ही नहीं कर रहा, ठीक है, सेकुलर में रिलीजन मैटर ही नहीं करता, जिस बंदे का जो भी रिलीजन है वो आजाद है बिल्कुल। और दूसरा जो सिस्टम है, दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें टोटली रिलीजन मैटर कर रहा है, मतलब रिलीजियस गवर्नमेंट है, तो टोटली एक दूसरे के ये ऑपोजिट है, मैच नहीं करती एक दूसरे से। ओके मैम। जीआर प्रेजेंट है, जीआर और सीआर, सॉरी जीआर अक्सर प्रेजेंट है यहाँ पे। क्लास एक मिनट पे आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ, मैंने पहले मार्क नहीं की, तो अब आपके स्टूडेंट्स भी कम है मेरा ख्याल है, एक मिनट में मार्क कर लूँ। हाँ जी नोमान, हमने इम्पोर्टेंस पढ़ ली है। इम्पोर्टेंस हमने पढ़ ली है, ठीक है, मतलब उसमें से बाकी 3 पॉइंट्स जो मतलब थोड़े से डिफरेंट थे उन्हें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी पॉइंट्स में वही बातें हैं कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया जाए और ये सब कुछ। मैम ये लास्ट हाँ जी बच्चों, सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? सेकुलरिज्म का क्या मतलब है? सेकुलरिज्म बच्चों वहीं से आ रहा है ना, सेकुलर स्टेट जो मैंने आपको बताई है, तो उससे मतलब जो उसे फॉलो करेंगे, हाँ जी, तो उसका वो वहीं से ही वर्ड निकल रहा है, मतलब सेकुलर स्टेट। तो बच्चों चलो ठीक है, मैं कर दूंगी अटेंडेंस मार्क। अच्छा, अब जिस तरह मतलब हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पढ़ा है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा है कि राइट्स पे बहुत ज्यादा बात की गई है कि सिटीजन्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई मतलब इस पे अमल हो रहा है, पाकिस्तान के सिटीजन्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं? नो मैम। यस मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। पहले नो वाले मुझे आंसर करें कि कैसे नहीं दिए जा रहे राइट्स। किरण आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही। किरण आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। चले बच्चों, मैं आपको ये एक छोटा सा बच्चों अपने अपने माइक्स अनम्यूट सॉरी म्यूट कर दे। आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इशू हो रहा है, तो आप सब मैम माइक तो सबका अनम्यूट है, म्यूट है। तो ये फिर आवाज कहाँ से आ रही है मेरे पास? मैम हमें भी आवाज आ रही। मैम शायद आपकी तरफ से आ रही है। नहीं मेरी तरफ से कहाँ से आ रही है? मेरा आज इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं है, मेरा इंटरनेट बिल्कुल ठीक आज है, मतलब उसका कोई भी कनेक्शन का कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो मैं आप लोग को एक छोटा सा मतलब टास्क दे रही हूँ, एक छोटा सा, मतलब आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास पे इंशाल्लाह ताला जब हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट वेडनेसडे को क्लास होगी हमारी इंशाल्लाह ताला, तो उसमें मैंने आप लोगों से
पूछना है या आप लोग मुझे वैसे ही व्हाट्सएप पे सबमिट करवा दें, जो आप लोगों को दिल करे आप लोग कर दें। फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है, कि तमाम फंडामेंटल राइट्स जो पाकिस्तान के सिटीजन्स को प्रोवाइड, मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इस बात को क्लियर किया गया था, तो क्या वो तमाम राइट्स पाकिस्तान के सिटीजन्स को दिए जा रहे हैं? ठीक है, इस पे मैंने आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करना है। अगर अभी करना है तो अभी कर ले, अगर आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में करना है तो नेक्स्ट क्लास में कर ले। हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे आपको। ओके, चलिए ठीक, क्लास में कर लेते हैं। हाँ जी, इसी क्लास में कर ले, मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैम जी इसी में ही कर रहे हैं। हाँ जी, इसी में ही कर ले तो ज्यादा बेहतर है। चले, कौन स्टार्ट करेगा? मैं स्टार्ट करूंगा। हाँ जी, करें स्टार्ट। मैम, मेरे ख्याल से फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान में सबको फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं। मतलब इसमें पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज हैं उनको भी उनके फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं। उसके अलावा जो होते हैं बाकी इनके लिए बाकायदा सीट्स रखी गई हैं नेशनल असेंबलीज में भी। उसके अलावा उनको पुलिस वगैरह में भी जितने भी फोर्सेज हैं उसमें उनमें भी उनके लिए एक अलग कोटा रखा गया है और उनको सबको उनके इक्वल राइट्स मिलते हैं। मेरे ख्याल से सबको फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मुताबिक। ठीक, और कोई बच्चा? मैम जी मेरे लिहाज से भी मिल रहे हैं सबको, यानी कि इसमें कोई भी है जो अपने रिलीजन के मुताबिक यानी कि पाकिस्तान में जिंदगी गुजार सकता है। यानी कि इंडिया में जैसे मुसलमान जो है वो अपने रिलीजन के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे, उनको नहीं गुजारने दे रहे। तो पाकिस्तान में तो इस तरह कोई नहीं है, यानी कि हर कोई अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजार सकता है। चले ठीक, कोई और बच्चा जो पार्टिसिपेट करना चाहे? मैम, एज कम्पेयर टू इंडिया ना, जो हमारे मुल्क में ना बहुत ख्याल रखा जाता है फंडामेंटल राइट का, लोगों के मजहब का ख्याल रखा जाता है, मतलब हर टाइप का ख्याल रखा जाता है। इंडिया में तो मतलब कोई ख्याल नहीं रखा जाता मुसलमानों का, किसी मजहब का भी। हाँ जी बिल्कुल, अगर हम लोग पाकिस्तान को देखें, ठीक है, तो पाकिस्तान में आप कह सकते हो कि पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, उन्हें राइट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन जहां तक अपॉर्चुनिटीज की बात है तो मेरा ख्याल है कि वो इक्वली तमाम लोगों को नहीं दी जा रही। जो पाकिस्तान में क्लास डिफरेंस है, ठीक है, जिस तरह मतलब 3 क्लासेस हम लोग काउंट करते हैं, एलीट क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तो क्लास डिफरेंस जो है पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मतलब ये गैप जो है ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है। और इसकी वजह यही है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही, ठीक है, लोगों को मतलब मौके नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि गरीब जो है इसमें ज्यादा जो सफर कर रही है क्लास, वो मिडिल क्लास सफर कर रही है। तो ये मतलब यहाँ से हमारा थोड़ा सा मसला हो जाता है। अदरवाइज राइट्स जो है वो गवर्नमेंट की मतलब कोशिश है कि तमाम लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाए, और गवर्नमेंट हमारी कर भी रही है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जाती है। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा मसला हो जाता है जिसकी वजह से माइनॉरिटीज के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी, थोड़ी नहीं कहीं पे ज्यादा भी नाइंसाफी हो जाती है, तो वो मसला हो जाता है। लेकिन आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? तो मतलब कहीं पे कोई मतलब ऐसा हो जाता है, कभी कभी कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जिसमें माइनॉरिटीज के साथ हो जाए, ज्यादती हो जाए, अनजस्टिस हो जाए। लेकिन अदरवाइज हमारी गवर्नमेंट की तरफ से राइट्स तमाम लोगों को इक्वली प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो है वो इक्वली प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो ये थोड़ा सा बात थी जो मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी, लेकिन आप लोग इस पॉइंट की तरफ नहीं आ रहे थे। ओके क्लास, आई थिंक आप लोग को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब जितना मैं आपको समझा सकती थी, जो मेरे माइंड में था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो मैम जितने भी ये पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, ये सारे करने हैं? हाँ सॉरी, मैं ये भी आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है बच्चों ये आपका सब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है कि आप लोगों के पेपर्स अब यूनिवर्सिटी में ही होंगे। तो अगर हमारे पेपर्स होते हैं, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ पेपर्स हमारे होते हैं, तो आप लोगों ने वहाँ पे आके पेपर देने होंगे, और सब्जेक्टिव में आपका ये ऐड होगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, ठीक है। और आपने ये करना कैसे है, आप लोगों ने ये ऐसे करना है कि इसमें जो थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन है,
The first Prime Minister of Pakistan लियाकत अली खान presented objective resolution. ये 2 लाइन्स हैं, तो इन्हें आपने करना है. इसके बाद जो फीचर्स है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के, तो उनमें से आप 10 फीचर्स आप कर लें. जो भी 10 फीचर्स आपको आसान लगते हैं या आपको अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको, वो आप कर लें. उसके बाद जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस में से 3 पॉइंट्स आप कर लें. जो पॉइंट्स आप मतलब आप लोग कर सकते हो, 3 पॉइंट्स आप ऐड कर ले. लेकिन ऐसे आपने नहीं करना कि आप सारे के सारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स को कर लो और बाकी बातों को छोड़ लो. तो इक्वली आप लोगों ने करना है. और कंक्लूजन आप लोगों ने लाजमी लिखना है, ठीक है. कंक्लूजन को आपने लाजमी करना है, उसे आपने लाजमी ऐड करना है. 15 मार्क्स का होगा. मैं वही बात बताने जा रही हूँ. जो आपका फाइनल टर्म का पेपर होता है, आपका फाइनल टर्म का पेपर 50 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें मेरा जो मतलब डिवीजन है, जो सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज के बारे में मैं आपको बता रही हूँ. तो जो पाकिस्तान स्टडीज का जो आपका पेपर होगा, उस पे 15 मार्क्स के आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और 20 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे. तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद करना है. मतलब पॉसिबल है कि आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए. ये जो मिड टर्म में हम लोगों ने सिलेबस पढ़ा है, वो अब इंक्लूड होगा फाइनल में? नहीं, मिड का जो सिलेबस है, पाकिस्तान स्टडीज का मिड का सिलेबस आपका फाइनल में इंक्लूड नहीं होगा. थैंक यू मैम. मैम फिर हमारी यूनिवर्सिटीज भी ओपन होंगी? सॉरी तहरीम, क्या बोला आपने? मैम मैंने कहा है कि अगर हमारे पेपर यूनिवर्सिटी में होंगे, फिर हमारी फर्स्ट यूनिवर्सिटी भी ओपन होगी कि क्लासेस उधर ही होंगी यूनिवर्सिटी में, क्या ऑनलाइन? नहीं, ये मैं आपसे कह रही हूँ अगर हुआ, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें ये कहा गया हो कि आपकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही है, प्रॉपर क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही है. कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आया अभी तक. और मैं भी शॉर्ट होंगी एमसीक्यूज? नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, एमसीक्यूज नहीं होंगे. मैम 10? नहीं, 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा. फाइनल का जो बच्चों सिलेबस होता है, वो आपका सिलेबस भी ज्यादा होता है, आपके पास टाइम भी कम होता है, क्योंकि इंशाल्लाह ताला मार्च के एंड तक आपके फाइनल एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे. तो इसलिए मेरी एडवाइस है आप लोगों को, आप सबको, कि आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दें. रिलैक्स मत दो, क्योंकि मिड में आपके पास फिर भी टाइम था, लेकिन फाइनल में आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा. तो हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दे और हर सब्जेक्ट का साथ साथ करना शुरू कर दे, ताकि बाद में आपको इशू ना हो. और सेमेस्टर सिस्टम का थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम है कि आप लोग को मतलब अगर आपका जीपीए जो है वो नहीं हो रहा, तो आप लोग पीछे भी रह सकते हो, ठीक है. आपको स्ट्रक भी किया जा सकता है, मतलब क्लास से निकाला भी जा सकते हैं. तो प्लीज अपने पेरेंट्स की मेहनत को भी ना जाया करें, अपनी मेहनत को भी ना जाया करें. आप सब माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो और सब कर सकते हो, तो इसलिए साथ साथ पढ़ना शुरू कर दे. बहुत छुट्टियां कर लिया आप सब ने. ओके बच्चों. सॉरी इज़ा, क्या बोला है आपने? मैम क्या आपने बताया ना, फीचर्स कितने करने हैं? 10 कर ले. 10 फीचर्स बहुत है आपके लिए. मैम जी इंट्रोडक्शन जितना बुक पर लिखा है वो ठीक है कि ज्यादा लिखा? सिर्फ 2, हाँ जी, सिर्फ 2 लाइन्स है, वो सिर्फ 2 लाइन्स आप कर ले, बस बहुत है. Two lines कर ले. The Prime Minister of Pakistan Liaquat Ali Khan presented objective resolution in the first Constituent Assembly of Pakistan, which was passed on 12th of March 1949. ये आप कर ले, बस इतना काफी है. ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम. अल्लाह हाफिज मैम. अल्लाह हाफिज मैम. मैम.